हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लासेस में आज हम एक क्रिएटिव डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास वर्ड में कंटेंट है और जो कंटेंट इस प्रकार के मेरे पास आया है। तो ये वर्ड में क्लाइंट ने कंटेंट दिया है जिसमें कुछ फ़ोटोग्राफ यूज़ करनी है। अब जैसे मैं आपको ब्रीफ कर दूं, उनकी कंपनी का नाम जो है ऊपर लिखा हुआ है और उसका एक सेंटर इमेज है और उसके साथ में उनके 6 विंग्स है जिसे मुझे दिखाना है। तो इसको क्रिएटिव वे में कैसे दिखाएंगे, जैसे कि हम लोग इंफोग्राफिक डिज़ाइन करते हैं उस वे में अगर इसको डिज़ाइन करें तो किस प्रकार इसका लुक को हम सेट कर पाएंगे। एडोब इलस्ट्रेटर में इसे शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फाइल से सारे इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वर्ड फाइल से इमेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सीधा इसे सेव एज करेंगे। लोकेशन मैं डेस्कटॉप ही चूज कर लेता हूँ और फाइल नेम इमेज में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हम चूज करेंगे एक्सटेंशन वेब पेज। जैसे ही वेब पेज में वर्ड फाइल को हम सेव करते हैं तो इसके सारे इमेज एक्सट्रैक्ट होकर एक सेपरेट फोल्डर में चला जाता है। अब जब हम यहाँ इमेज फोल्डर खोलेंगे तो इसमें मुझे सारे के सारे इमेज मिल जाएंगे, जिसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं अपने फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये सारा इमेज आ गया है। अब इसे डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए वर्ड फाइल को भी ओपन कर लेना है और साथ में आप एडोब इलस्ट्रेटर को भी ओपन कर ले। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ। मैं डायमेंशन लूँगा 21 बाई 28 सेंटीमीटर का, क्योंकि मुझे जो है 1/4 में डिज़ाइन करना है डायमेंशन, और मैं ब्लीड सेटिंग लूँगा 0.3 mm का। तो जो पेज होगी 21 बाई 28 सेंटीमीटर की होगी और चारों तरफ से ब्लीड का जो मार्जिन मैंने दिया है 0.3 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया है। तो वो कटिंग मार्जिन भी आपको पहले से ही डिज़ाइन में डिफ़ाइन कर लेना है। अब ये हमारे पास जो पेज आ गया है, अब इस पर कैसे इसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं वर्ड की फ़ाइल को यहाँ पे चेक करता हूँ कि इसका जो टाइटल है इसे सबसे पहले हम कॉपी करेंगे। तो इस फाइल को थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं और इस टाइटल को कॉपी करके अपने फाइल में पेस्ट करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही यूनिकोड फॉन्ट को हम पेस्ट करते हैं तो इसकी सारी सेटिंग्स बिगड़ जाती है। तो इस फाइल को आप एक बार सेव कर लीजिए और मैं यहाँ पे JSLPS कवर के नाम से एडोब की जो फाइल है मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे एडिट में जाकर मुझे प्रेफरेंस में जाना है, जनरल में जाना है। जनरल के नीचे आपको टाइप मिलेगा और टाइप में शो इंडिक ऑप्शन को इनेबल कर देना है, बस। अब ये सॉफ्टवेयर को बंद कीजिए। जैसे ही आप यूनिकोड फॉन्ट के लिए सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो सॉफ्टवेयर को दोबारा खोलने की ज़रूरत होती है, तो उसे बंद करके दोबारा हम यहाँ पे खोल ले रहे हैं। अब ये हमारी सॉफ्टवेयर खुल चुकी है। अब इसमें हम अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे दोबारा। तो मैंने जो अभी JSLPS कवर सेव किया है उसे ओपन कर लेते हैं। अब इसमें फिर से वर्ड से उस वाली लाइन को कॉपी करेंगे और इसमें एक डिफरेंट प्लेस पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये बढ़िया से आ गया है टेक्स्ट। तो यूनिकोड को कैसे एडोब इलस्ट्रेटर में प्लेस करते हैं, उसके लिए क्या सेटिंग करना है, अभी अभी मैंने बताया है। इस प्रकार से आप यूनिकोड फॉन्ट को आसानी से ला सकते हैं। लेकिन अब मुझे चाहिए यूनिकोड के डिफरेंट टाइप फेस को यूज़ करना है। मुझे ये टाइप फेस मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ हेडिंग के लिए मैं यूनिकोड के खांड फॉन्ट को यूज़ करूँ। तो हमारे पास फॉन्ट इंस्टॉलर है, फॉन्ट बेस में मैंने सारे फॉन्ट को ऐड करवा रखा है। अब यहाँ पे टाइप करेंगे खांड, और खांड की 22 वैरायटी मेरे पास है, मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये खांड के टोटल 22 वैरायटी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये सबसे जो हैवी फॉन्ट है मैं वो यूज कर रहा हूँ इसके लिए, और ये फॉन्ट भी मैंने सेंटर अलाइन कर लिया है। इसे मैं इस जगह पे रखता हूँ और इसे थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। अब इसके बोथ साइड में मुझे JSLPS का लोगो यूज़ करना है, जैसा इन्होंने किया है। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का, यहाँ पे JSLPS का लोगो यूज़ करना है। तो लोगो भी मुझे प्रोवाइड की गई है। मैं यहाँ पे लोगो ओपन कर लेता हूँ
और इस लोगो को कॉपी करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल की। तो इसे कॉपी पेस्ट करके अपने सॉफ्टवेयर में प्लेस कर लेना है मुझे, और दूसरी लोगो भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की जो लोगो है उसे मैं दूसरी साइड पे रखूँगा। इस फॉन्ट को बिल्कुल पेज के बीच में रखना है। तो ये अलाइन जो ऑप्शन है उसमें से हम यहाँ से चूज़ करेंगे अलाइन टू आर्टबोर्ड। उसके बाद ये सेंटर बटन दबा देने से ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। बाकी लोगों मैंने सही तरीके से सेट कर लिया है। इसे थोड़ी सी मैं छोटी कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब उसके बाद फिर इसका जो मेन टाइटल है उसे भी कॉपी करेंगे और मेन टाइटल हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे इन्फोग्राफिक्स बनानी है, तो इन्फोग्राफिक्स में यहाँ पे 6 विंग्स है, इनको दिखाना है। तो 6 विंग को हम एक सर्किल में दिखाना चाह रहे हैं। तो सर्किल सबसे पहले एक डिजाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे अल्ट के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ में मैं शिफ्ट भी दबा रहा हूँ। तो शिफ्ट दबाते ही ये सर्किल बिल्कुल राउंड हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट राउंड बनेगा शिफ्ट के साथ। अब इस सर्किल की एक कॉपी कर लेते हैं और उसे वापस पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने से प्लेसमेंट थोड़ा सा मूव हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि सर्किल जो पेस्ट हो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे पेस्ट हो जहाँ से कॉपी हुई थी। तो हम लोग कंट्रोल भी नहीं करेंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, हम लोग पेस्ट इन फ्रंट करेंगे। तो ये एग्जैक्ट उसी प्लेस पे पेस्ट होगी जिस जगह से इसे मैंने कॉपी किया था। अब इसे मैं थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ और इसकी कलर को थोड़ा सा मैं डिफ़र कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि हमारे पास अभी 2 सर्किल है, एक ही ग्रे वाली और एक ब्लैक वाली। अब ये ब्लैक वाली सर्किल को मुझे 6 पार्ट में डिवाइड करना है और इसमें 6 पिक्चर को भी डालना है। तो पिक्चर भी प्लेस करने के लिए मुझे वहाँ पे एक स्पेस चाहिए। तो मैं पिक्चर एक सर्किल में पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया इस तरीके से, और इस सर्किल में मैं पिक्चर डालने वाला हूँ। तो इस सर्किल की एक कॉपी मैं और करता हूँ, और ये जो 2 सर्किल है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक वाली सर्किल के चारों ओर टोटल नंबर ऑफ 6 सर्किल अप्लाई हो जाए। तो 2 सर्किल को मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले इसे ग्रुप करेंगे और इसे मैं इस राउंडेड सर्किल के चारों ओर रोटेट कराऊंगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो एक राउंड सर्किल का जो डायमीटर होता है, एक बाहर वाला जो एरिया होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इसे रोटेट कराता हूँ इस तरीके से, तो कितने डिग्री पे इसे रोटेट कराऊं कि इक्वल डिस्टेंस पे टोटल नंबर ऑफ 6 सर्किल आ जाए। तो उसका तरीका क्या है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। इफ़ेक्ट में जाएंगे और डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म चूज़ करना है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपी हम 3 रखते हैं और डिस्टेंस मुझे करना है 360 डिग्री में। मुझे ये पेयर में है तो मुझे 3 पेयर चाहिए इसकी, तब 6 सर्किल हो जाएगा। तो 360 डिग्री ऑब्लिक 3 पेयर। जैसे ही हम टैब दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 पेयर मैंने बनाया है और 360 डिग्री पे मुझे 2 पेयर ही बनाना था क्योंकि एक पेयर तो ऑलरेडी पहले से था। तो 2 पेयर यहाँ पे बन गया है और एक पहले से था। टोटल नंबर ऑफ 3 पेयर हो गया यहाँ पे। मैंने 120 डिग्री पे रोटेट किया। 120 डिग्री मुझे कैसे पता चलेगा कि 120 डिग्री पे रोटेट करना है, तो मैंने 360 डिग्री को 3 पेयर से डिवाइड किया है और उसके हिसाब से ये इक्वल डिस्टेंस पे ये सर्किल कॉपी हो चुकी है। अब मैं ओके करता हूँ। जबकि आप जैसे ही इफ़ेक्ट यूज करोगे तो इफ़ेक्ट में जो भी अपीयरेंस आएगा, ये सर्किल है लेकिन ये सर्किल आपका सिलेक्शन में नहीं दिखेगा। यहाँ पे बॉन्डिंग बॉक्स नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग बॉक्स दिख रहा है, पेरेंट का ही दिखेगा, इसका बॉन्डिंग बॉक्स नहीं दिखेगा। अब मैं चाह रहा हूँ इस वाले सर्किल पे सभी सर्किल पे इंडिविजुअल काम करूँ, तो सभी को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपैंड अपीयरेंस करता हूँ जिससे कि मेरा पूरा सिलेक्शन सभी ऑब्जेक्ट का दिखाई दे। अब ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे गैपिंग और यहाँ पे गैपिंग देखिए इक्वल नहीं है। ये वाला ऑब्जेक्ट को
इस वाले ग्रे सर्किल के सेंटर में अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। सेंटर अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसे पकड़ेंगे और शिफ्ट के साथ उस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे जिसके सेंटर में करना है, और उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट में किसे पेरेंट बनाना है उस पर दोबारा क्लिक करेंगे। तो पेरेंट मेरा ग्रे स्केल वाला ऑब्जेक्ट होगा। तो इस इनर वाले सर्किल पे दोबारा जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेरेंट बन जाता है, और इस अब जो भी अलाइनमेंट होगा इसे रेफर करके अलाइन होगा। तो मैं हॉरिजेंटल सेंटर और वर्टिकल सेंटर कर लिया हूँ, ये परफेक्ट है। अब ये ग्रे वाला जो पार्ट है ब्लैक वाले से माइनस करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड मिलेगा, ये वाला टूल मिलेगा। टूल है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल से अल्ट के साथ ग्रे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली पार्ट माइनस हो जाएगी, और इस तरह से हमारे पास केवल ये ब्लैक वाली पार्ट जिसमें एक होल बन चुका है, मैं मूव करके दिखा रहा हूँ, ये मिल गया मुझे। अब ये जो पार्ट है रेड वाली, अब इसे भी 6 भाग में मुझे डिवाइड करना है। मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सर्किल मैं यहाँ पे प्लेस किया हूँ, इसके अगल बगल का कलर भी सर्किल से रिलेटेड कलर ही हो, तो वहाँ भी मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे एरो जैसा डिवाइड हो। तो एक मैं एरो बना लेता हूँ इस तरीके से, और जो एरो मैंने बनाया है अभी अभी, इसे मैं ब्लैक आउटलाइन दे देता हूँ। अब इस तरीके का डिवीजन मुझे चाहिए हर एक जगह पे, ठीक है। तो इसे भी सब जगह पे बराबर एंगल में रोटेट कराना है। तो सबसे पहले इसकी एक कॉपी करेंगे और इसे उल्टा रोटेट करके नीचे लगा लेंगे। अब इन दोनों को फिर से ग्रुप करते हैं, इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, नंबर ऑफ कॉपी 2 और 360 भागा डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डिवाइड हो चुका है, जबकि मेरा सिलेक्शन केवल इसका दिखा रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन ऑलरेडी सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। लेकिन मेन सिलेक्शन आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट पे दिखाएगा, क्योंकि मैं अभी बताया था इफेक्ट्स जो भी यूज़ करते हैं पेरेंट का ही सिलेक्शन दिखेगा, इफेक्ट का सिलेक्शन नहीं दिखेगा। ये सारा इफेक्ट से क्रिएट हुआ एरो है। तो इफेक्ट का एरो को भी सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे, जिससे कि ये भी लाइंस अलग से सेलेक्ट हो जाए। अब इन सारे लाइंस को रेड वाले सर्किल के सेंटर में अलाइन कर लेना है। तो रेड वाले को मैंने पेरेंट बनाया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने सेंटर अलाइन कर ली। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेंगे और अलग अलग कलर अलग अलग पार्ट में मैं डाल देता हूँ, जिससे कि सभी पार्ट एक दूसरे से डिफरेंट कलर का हो जाए। अब यहाँ तक मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब इस पिक के बाद फिर करना क्या है कि ये वाली लाइन को हटा देनी है, ये वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मुझे सेपरेट करना था। सबसे पहला कलर मैं रखूँगा सियान कलर का, और उसके बाद फिर पर्पल मुझे इस जगह पे चाहिए, और यहाँ पे मैं ऑरेंज लेता हूँ, इस जगह पे मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर, इस जगह पे मैं लेता हूँ रेड कलर, और इस जगह पे लेंगे ग्रीन कलर। तो इस तरह से मल्टीपल कलर्स मैंने लिया है। ये जो सर्किल है इसकी भी कलर को उसी के अकॉर्डिंग मुझे सेट करना है, तो इनको भी मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। अब ये सब अनग्रुप हो चुका है। अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी दबाएंगे और आई ड्रॉपर से सेम कलर यहाँ पे लेते चले जाएंगे सभी में। अब ये जितने भी सर्किल है इन सबको कॉपी करते हैं और इसी जगह पे पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एफ दबाने से सेम जगह पे पेस्ट हो जाता है। अब इसे अल्ट के साथ थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। तो सबको सेम कमांड अप्लाई करने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट कर देगा, लेकिन ये थोड़ी सी अपनी जगह से मूव हो जा रहा है। तो इसको फिर से सेम जगह पे छोटा करने के लिए हम लोग अल्ट के साथ ऐसे छोटा कर सकते हैं और इसे भी सेम जगह पे छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल डी दबाने से सबसे बेटर होता है। आप कंट्रोल डी दबाइए और अपनी जगह पे वो छोटा हो जाएगा। अपनी जगह पे ये छोटा नहीं हुआ, थोड़ा सा मूव हो गया है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ कि ये सेम जगह पे कैसे छोटा होगा। तो इन सब को हम कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर पाथ में जाएंगे और यहाँ पे है
ऑफसेट पाथ में हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, पेरेंट वाले से 3 mm का छोटा सर्किल मुझे चाहिए, तो -1 -2 -3। तो पेरेंट से मैंने 3 mm का छोटा विड्थ लिया है और हाइट लिया है यहाँ पे। अब जैसे ही ओके करते हैं तो हमारा जो अभी सिलेक्शन है वो हमारा जो आउटपुट आया है वो सेलेक्ट है, जबकि पेरेंट वहाँ पे अभी भी अपनी ओरिजिनल साइज में अवेलेबल है। तो इस तरह से एक बार में मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं उसकी कॉपी को। ठीक है, अब जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है उन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और उन सबको सेलेक्ट करने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगा ड्रॉप शैडो। तो यहाँ पे स्टाइलाइज, ड्रॉप शैडो, और इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैं मूव नहीं करूँगा, 0 0 कर देता हूँ। शैडो का जो ब्लर वैल्यू है थोड़ा सा कम रखेंगे और जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो है ट्रांसपेरेंसी वैल्यू, वो करीब करीब मैं 40 का रखता हूँ। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अब ये बीच वाला जो सर्किल है इसमें हम मेन इमेज डालेंगे। तो मेन इमेज मैं ढूंढ के लाता हूँ, जो क्लाइंट ने ही मुझे प्रोवाइड किया था। तो हमारे पास जो उनकी इमेज है उन सब में से मुझे ये वाली इमेज सेंटर में यूज करना है। मैंने इसे ड्रैग करके लाया, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो है। तो यहाँ पे हम एस बटन दबाएंगे जिससे स्केल टूल एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो ये पूछेगा कितना स्केल करना है, कितनी परसेंट में। मैं इसे 20% अभी फ़िलहाल रखता हूँ ताकि ये इमेज एक ही बार में काफ़ी छोटी हो जाए और इसे मैं सर्किल के बीच में डालना चाहता हूँ। तो जब मैं इसे इस तरह से छोटा करके सर्किल के बीच में डालता हूँ और इसको बिल्कुल नीचे कर लेते हैं और इस तरीके से मुझे यहाँ पे यूज करना है इमेज को। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप कि इसका सिर जो कट रहा है, थोड़ा सा ये पासबुक कट रहा है। सेम इमेज का एक और कॉपी मेरे पास है जिसमें इस फोटोग्राफ को मैंने कटिंग करके रखा है। तो उस इमेज को भी मैं प्लेस कर लेता हूँ। लेकिन उस इमेज को जब आप प्लेस करोगे तो वो डिफरेंट साइज की आएगी, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, एकदम सिमिलर साइज का मुझे प्लेस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब देखिए एक इमेज जो है कटिंग किया हुआ, ये बिल्कुल मैंने टॉप में रखा है। इसे फिर से सही जगह पर रख देते हैं और एक इमेज मैंने बैकग्राउंड में रखा है। तो इस तरह से हमारे पास 2 इमेज है, दोनों इमेज को पकड़ के सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा स्केल कमांड से थोड़ी सी सही साइज की सेटिंग करनी है, बस और कुछ नहीं। तो ये सेटिंग हो चुका है, काफ़ी परफेक्ट है। टॉप वाले इमेज को मैं लॉक कर देता हूँ Ctrl+2 बटन दबाकर, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे लॉक कमांड में सिलेक्शन करेंगे। अब ये जो बैक वाला और इमेज है इसमें सर्किल के बाहर कुछ भी मुझे नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे मैं एक सर्किल और ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर और इसके साथ में दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्लिपिंग मास्क में मेक करेंगे तो वो इमेज सर्किल के इनसाइड में चला जाएगा। अब इसे Ctrl+Shift बटन से बिहाइंड में मैं भेज देता हूँ। टॉप वाली इमेज जो लॉक है उसे मैं लॉक हटाऊंगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे इसको, और इसके साथ में जो बिहाइंड वाला इमेज है दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ी सी इसे मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि नीचे भी कोई गैपिंग ना रह जाए। अब यहाँ पे देखिए ये जो बाहर से मैंने इमेज रखा है ये नीचे मुझे नहीं दिखानी, मुझे दिखाना है केवल इस जगह पे और इस जगह पे। तो जहाँ पे वो इमेज दिखाना है वहाँ एक बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा सर बाहर निकला हुआ और थोड़ा सा हाथ भी जो है पासबुक को बाहर निकला हुआ चाहिए। इन दोनों इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाकर फिर यहाँ पे क्लिपिंग मास्क में मेक करेंगे। तो देखिए ये केवल इतना पार्ट मुझे दिखाना था और बाकी की इमेज जो है सर्किल के पीछे है और जो सिर वाला पार्ट है थोड़ी सी यहाँ बाहर निकली हुई होगी, तो जिसे मैंने अलग से क्रॉप करके रखा है टॉप में। अब जब भी इन दोनों इमेज को मूव करेंगे तो दोनों को साथ में सेलेक्ट करके मूव करेंगे। अगर साथ नहीं सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट अलग जगह मूव हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अलग जगह, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके मूव करना होगा।
तो इस तरीके से मैंने इसे प्लेस कर लिया है। अब उसके बाद फिर बारी बारी से मैं लेके आता हूँ उसकी बाकी की इमेजेज। तो यहाँ पे मुझे वर्ड में चेक कर लेना है कि कौन सी इमेज किसके लिए है। जैसे ये फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसके साथ में ये वाली जो इमेज है येलो टी शर्ट वाली उसे मैं लेके आऊँगा। तो मैंने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया है। इसके साथ इसमें जो फ़ॉन्ट मैं सेट करूँगा वो होगा एडोब देवनागरी। तो मैं फ़ॉन्ट बेस खोल लेता हूँ और हमारे पास फ़ॉन्ट का कलेक्शन इस वाले सॉफ्टवेयर में ऐड किया हुआ है। तो इस वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू फ़ॉन्ट आसानी से हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ़ॉन्ट को कैसे मैनेज करते हैं ये आप सीखेंगे। तो मैंने एडोब देवनागरी के 12 फ़ॉन्ट को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करूँगा और यहाँ से मैं इसे बोल्ड लेता हूँ और इसे 2 लाइन में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी लाइन है और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे वो वाली इमेज को लेके आना है जो जो अभी मैं दिखाया था। तो यहाँ पे इस वाले इमेज को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब इसे इसके अंदर में डालना है, वाइट के अंदर में। तो वाइट के अंदर में डालने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका मैं इसमें बताऊँगा, दूसरे तरीके इस वाले में बताऊँगा। तो इसे मैं पीछे भेज देता हूँ और इसके साथ में वाइट को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्लिपिंग मास्क में मेक करेंगे तो ये इमेज सर्किल के इनसाइड में चला जाएगा, लेकिन उसकी विजिबिलिटी उसी पार्ट में होगी जितना वो पहले से ओवरलैपिंग में था। तो इसे पूरी तरह से ओवरलैप कर लेते हैं। तो इन दोनों में से एक इमेज को आसानी से नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो सर्किल और इमेज दोनों एक साथ मूव होगा। आप केवल इस इमेज को पकड़ना चाहते हैं तो वाइट वाले सिलेक्शन टूल का यूज़ करें और उससे केवल इमेज को पकड़ के इसको सही पोजीशन पे लेके आना है। और इस तरह से मुझे दोनों पर्सन को बढ़िया से दिखाना। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट उनका मैंने सेट कर लिया है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है ये वाला कॉपी मैंने किया है और ये जो शॉपकीपिंग वाली जो फ़ोटो है उसे लेके आना है। तो फिर अब मैं बारी बारी से लेके आता हूँ, आप इसे बढ़िया से देखिए। इसे इस सर्किल के अंदर में प्लेस करने के लिए इसे कट करेंगे, सर्किल को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 2 बार डी बटन दबाएंगे जिससे ये डॉटेड लाइन बनेगा। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि इसके इनसाइड को मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब जब भी पेस्ट होगा या फिर कोई भी न्यू ड्राइंग होगी तो वो सर्किल के इनसाइड में ही होगा। तो मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखिए काफ़ी आसानी से उसके इनसाइड में पेस्ट हो गया। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डॉटेड लाइन ख़त्म हो जाएगा और आप उसके इनसाइड से बाहर निकल जाओगे, यानी कि जो भी काम होगा अब आप बाहर में आसानी से कर सकते हो। तो मैं बाकी चीज़ों को लेके आता हूँ। अब ये इसकी इन्फोग्राफी को मैंने सेट कर लिया है। अब मुझे बैकग्राउंड पे काम करना है। तो बैकग्राउंड पे काम करने के लिए मुझे एक बैकग्राउंड में वाटर कलर की इमेज को यूज़ करना है। तो मैं वाटर कलर की इमेज को लेके आता हूँ और इस इमेज को कॉपी करके लेके जाते हैं। इसे मैं पीछे भेज लेता हूँ और ये हमारी डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इस बॉक्स में इमेज को मैं पावर क्लिप करा देता हूँ और उसके बाद फिर बॉक्स में वाइट कलर डाल देंगे और इस बॉक्स को बिल्कुल बिहाइंड में मैं भेज देता हूँ। तो ये हमारा इमेज प्लेसमेंट पूरा हो गया है। अब हम इस पे थोड़ी सी काम बाकी है, थोड़ा सा इसे जो ब्लैंक स्पेस है, जो थोड़ा सा खाली जगह है उसे सही से भरना है। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम कर लूँ। जैसे मैंने एक सर्किल लिया और इसे बैकग्राउंड के साथ में मैं नीचे में रख लेता हूँ। इन दोनों में मुझे कॉमन एरिया बस पेज का पार्ट ही चाहिए। तो मैं इन तीनों पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। शेप बिल्डर टूल लेंगे, अल्ट के साथ उन जगह पे क्लिक करेंगे जिसे मुझे नहीं चाहिए और मुझे जो चाहिए वो हमारे सामने है। अब यहाँ पे दोनों में अलग अलग कलर हमें डाल देना है।
तो ये देखिए दोनों जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग सेलेक्ट नहीं हो रहा। फिर से शेप बिल्डर टूल लेंगे और किसी एक में डिफरेंट कलर डाल देंगे जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारा अलग अलग हो जाए। अब दोनों से आउटलाइन हटा देते हैं। आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, आउटलाइन हटा देना है मुझे। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे ग्रेडियंट यूज करना है। ग्रीन से ही ग्रेडियंट यूज करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में मैंने ग्रीन का टोन यूज किया है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक ग्रीन कलर ले लेते हैं और दूसरी साइड में ग्रीन का लाइट टोन लेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर बना लेता हूँ 60x60 का। और इसको ग्रेडियंट का जो एंगल है हम लोग थोड़ा सा डिफर कर लेंगे दोनों में, ताकि एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई दे वो। और इन दोनों को बैकग्राउंड के साथ मैं पीछे कर लेता हूँ। तो एक साइड में मैंने कॉर्नर पे ऐसा डिज़ाइन किया है और दूसरी कॉर्नर पे भी कुछ मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉक्स लेते हैं। इन तीनों ऑब्जेक्ट में मुझे ग्रीन वाला पार्ट चाहिए, तो अल्ट के साथ में शेप बिल्डर टूल के लेकर इन सभी ऑब्जेक्ट को हटा दें। और इस तरह से मैंने ग्रीन का केवल एक पार्ट लिया है। और ये हमारा कवर पेज का बेहतरीन सा डिज़ाइन तैयार है दोस्तों। इस तरह से इन्फोग्राफिक के साथ आप कवर पेज को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर के अगर आपके बेसिक टूल्स की नॉलेज है, पाथफाइंडर के साथ में शेप बिल्डर टूल का यूज करें तो इन्फोग्राफिक्स बनाने में काफ़ी सहूलियत होती है। इस तरह से क्रिएटिव सोचें और क्रिएटिव डिज़ाइन बनाएं। हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस तरह के आइडियाज़ के लिए उसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ को हमेशा बनाता रहूँ। और हमारे इस चैनल पे इस वाली फाइल की ओपन लिंक दी हुई है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसके साथ में जो जो इमेजेस यूज किया है और जो वर्ड की फ़ाइल है आपके प्रैक्टिस के लिए मैं उसे भी साथ में अटैच कर दूंगा। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी इमेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अटैचमेंट में मिल जाएगा।